चंद्रगुप्त ने एक प्रश्न किया था जिसने चाणक्य को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रश्न साधारण लग सकता था, लेकिन उसकी गहराई उस व्यक्ति को ही समझ आ सकती है जो भविष्य की दिशा समझना चाहता हो। प्रश्न था, आचार्य, एक मजबूत स्त्री कौन होती है और उसके कौन से गुण उसे उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां वह स्वयं भी अडिग रहती है और दूसरों को भी स्थिरता देती है? चाणक्य ने कहा कि यह प्रश्न केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि जहां मजबूत स्त्रियां होती हैं वहां मजबूत सभ्यताएं जन्म लेती हैं। और यह बात जितनी आज सत्य है उतनी ही तब भी थी जब सबसे पहले मनुष्य ने परिवार, समाज और व्यवस्था का निर्माण करना प्रारंभ किया था। चाणक्य ने कहा कि एक मजबूत स्त्री मात्र शक्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वह दूरदृष्टि, धैर्य, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य का ऐसा संगम होती है जो सामान्य परिस्थितियों को भी असाधारण परिणामों में बदल देता है। और यह समझने के लिए केवल सिद्धांत पर्याप्त नहीं, उदाहरणों की आवश्यकता है। इसलिए वह 9 नियमों को कथा आधारित समझ के साथ समझाएंगे, ताकि वे केवल शब्द न रहें बल्कि अनुभव बन जाए। यह कहते ही उन्होंने एक ऐसे बिंदु से आरंभ किया जहां से एक व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, साम्राज्य केवल तलवार से नहीं बनता, उसे उस बुद्धि से संबल मिलता है जो भीतर से दृढ़ता देती है। और ऐसी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक मजबूत स्त्री है। आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह केवल शास्त्र नहीं बल्कि मानव व्यवहार की वह गहराई है जिसे समझना ही नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन 9 नियमों में वह सार है जो किसी स्त्री को केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाता है। और जब स्त्री प्रभावशाली होती है तब उसका परिवार, उसका समाज और उसकी पीढ़ियां मजबूत होती हैं। यही वह प्रारंभ था जिसने चंद्रगुप्त को सुनने पर बाध्य कर दिया। चाणक्य ने कहा, इन नियमों को समझो, क्योंकि जो इन नियमों को समझ लेता है वह स्त्री हो या पुरुष अपनी नियति स्वयं रच सकता है। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, मैं तैयार हूं, कृपया आरंभ कीजिए। चाणक्य ने पहला नियम समझाते हुए कहा कि एक मजबूत स्त्री का आधार उसका स्वतंत्र विचार होता है। यदि किसी स्त्री का विचार दूसरों की राय पर आधारित है तो वह परिस्थिति बदलते ही डगमगा जाता है, लेकिन यदि उसका विचार उसके अपने मस्तिष्क से निकला हो तो वह परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थिर रहती है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार कोई विद्रोह नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि किसी नगर में एक महिला रहती थी जिसे व्यापार करना था, लेकिन समाज ने उसे कमजोर समझकर हतोत्साहित किया। उसने दूसरों की राय सुनकर अपने इरादे बदल दिए और परिणाम यह हुआ कि वर्षों बाद जब वही व्यापार उसकी कल्पना से कई गुना अधिक लाभदायक हुआ तो उसे सबसे अधिक पछतावा इसी बात का हुआ कि उसने अपना निर्णय स्वयं नहीं लिया। यह उदाहरण दिखाता है कि यदि कोई अपने विचार का अनुसरण नहीं करता तो वह स्वयं की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा कि दूसरी ओर एक और महिला थी जिसने समाज की नकारात्मक राय को सुना, लेकिन निर्णय उसने अपने विचार के आधार पर लिया। वह विफल हुई, लेकिन फिर सीखी, फिर आगे बढ़ी और अंत में वही व्यापार उसका आधार बना। यह स्पष्ट करता है कि मजबूत स्त्री का पहला नियम है, वह अपना निर्णय स्वयं बनाती है और उसके लिए उत्तरदायित्व भी स्वयं उठाती है। चाणक्य दूसरे नियम पर आए। उन्होंने कहा कि मजबूत स्त्री दूसरों की व्यवहारिक सीमाओं को समझती है। वह यह नहीं मानती कि हर कोई उसके हित में कार्य करेगा, इसलिए वह अपेक्षा कम रखती है और तैयारी अधिक करती है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि एक बार एक महिला ने अपनी अधिक अपेक्षाओं के कारण सारी ऊर्जा दूसरों को संतुष्ट करने में लगा दी, लेकिन जब वही लोग किसी कठिन परिस्थिति में उसका साथ देने में सक्षम नहीं रहे तो वह टूट गई। यही कारण है कि मजबूत स्त्री दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। वह यह समझती है कि दूसरों की सहायता उतनी ही सुनिश्चित है जितनी परिस्थितियां अनुमति देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि तीसरा नियम यह है कि मजबूत स्त्री अपनी सीमाओं को जानती है। वह यह नहीं सोचती कि उसे सब कुछ स्वयं करना है, बल्कि यह समझती है
कि कौन सा कार्य खुद करना है और क्या सौंपना है। किसी गृहस्थी या किसी बड़े कार्य का संचालन तभी सफल होता है जब उसमें श्रम का सही वितरण हो। अनावश्यक भार उठाने से क्षमता नष्ट होती है। एक रानी का उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि वह हर निर्णय स्वयं लेने के प्रयास में स्वयं थक जाती और अंततः उसकी योग्यता कम होती जाती। लेकिन एक दिन उसे समझ आया कि जिसे कार्य सौंपा जा सकता है उसे सौंप देना चाहिए। यह सीख उसे प्रशासनिक रूप से भी सुदृढ़ बनाती है। चतुर्थ नियम पर आते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत स्त्री अपने जीवन को अतीत की घटनाओं के आधार पर नहीं चलाती। उसने जो सीखा वह उसका अनुभव है, लेकिन वह अनुभव उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता। जो व्यक्ति अतीत के बोझ से बंध जाता है वह नई दिशा सोच ही नहीं सकता। उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक महिला ने अपने अतीत के संघर्षों को ही अपनी पहचान मान लिया था। परिणाम यह हुआ कि वह हर नए अवसर को संदेह की दृष्टि से देखने लगी, लेकिन दूसरी महिला ने अनुभवों से सीखकर नए अवसरों को खुली दृष्टि से देखा और इसलिए वह आगे बढ़ सकी। फिर पांचवें नियम पर आते हुए चाणक्य ने बताया कि मजबूत स्त्री अपनी भावनाओं को साधना जानती है। भावनाएं कमजोरी नहीं, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हों तो निर्णय क्षमता को प्रभावित करती हैं। उसने अपने भावों को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें समझना और व्यवस्थित करना सीखा। उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक बार एक महिला ने क्रोध में आकर ऐसा निर्णय लिया जिससे उसका जीवन कई वर्षों तक उलझा रहा। दूसरी ओर एक स्त्री ने अपने क्रोध को समझा, निर्णय स्थिर मन से लिया और परिणाम उसके पक्ष में गया। इसका अर्थ है कि भावनाएं तभी सहायक बनती हैं जब व्यक्ति उनका स्वामी हो, दास नहीं। छठा नियम था, मजबूत स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है। चाणक्य ने कहा कि कोई स्त्री तभी मजबूत कहलाती है जब वह अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से नहीं मापती। यदि किसी का अपमान उसे विचलित करता है और किसी की प्रशंसा उसे भ्रमित करती है तो उसका आत्मसम्मान दूसरों पर निर्भर हो गया। जबकि मजबूत स्त्री का मूल्यांकन उसका अपना मन करता है। वह अपनी मर्यादा स्वयं निर्धारित करती है और उसी में स्थिर रहती है। उन्होंने एक प्रसंग बताया कि एक महिला को कई लोग कमजोर समझते थे क्योंकि वह सरल थी, लेकिन जब एक दिन किसी ने उसके सिद्धांतों को तोड़ने का प्रयास किया तो उसने बिना भय दिखाए अपने सिद्धांतों का पालन किया। लोग आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि वह विरोध नहीं करेगी। यह स्पष्ट करता है कि आत्मसम्मान शांत होता है लेकिन अडिग होता है। सातवां नियम था, मजबूत स्त्री संबंधों को समझदारी से चुनती है। वह यह नहीं देखती कि कौन उसके पास आता है, बल्कि यह देखती है कि कौन उसके साथ चल सकता है। मित्रता, विवाह, सहयोग, ये सभी निर्णय तब सार्थक होते हैं जब व्यक्ति संबंधों की प्रकृति को समझकर कदम रखता है। यह समझाने के लिए उन्होंने दो स्त्रियों का उदाहरण दिया। पहली ने केवल भावनाओं के आधार पर संबंध बनाए और बाद में उसे धोखे का सामना करना पड़ा। दूसरी ने व्यक्ति के चरित्र को समझकर संबंध चुना और उसका चयन उसके जीवन का आधार बन गया। इसका अर्थ है कि मजबूत स्त्री संबंधों में चयन करती है, समर्पण नहीं। आठवां नियम, मजबूत स्त्री समय की कीमत समझती है। वह जानती है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। वह व्यर्थ की बातों, विवादों और संघर्षों में समय नहीं खोती। यदि कोई कार्य उसे आगे बढ़ाता है तो वह उसमें अपना समय लगाती है। यदि कोई कार्य उसे नीचे खींचता है तो वह उससे दूर रहती है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने अपने जीवन के कई वर्ष लोगों को समझाने में खो दिए, लेकिन वे लोग बदलने वाले नहीं थे। दूसरी ने उस समय का उपयोग अपने कौशल को विकसित करने में किया और वही कौशल उसकी पहचान बन गया। नौवां नियम था, मजबूत स्त्री कभी अपनी वृद्धि नहीं रोकती। चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, वह सीखना नहीं छोड़ती। वह जीवन के हर चरण में ज्ञान, अनुभव और कौशल बढ़ाती रहती है। यही निरंतर सीख उसे स्थिर और प्रभावी बनाती है। अब चाणक्य इन 9 नियमों को समझाने के बाद चंद्रगुप्त की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये नियम केवल स्त्री के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन स्त्री में इन नियमों का प्रभाव विशेष होता है क्योंकि वह एक संपूर्ण समाज की जननी होती है। चंद्रगुप्त ने कहा कि इन 9 नियमों को सुनकर उसे यह तो समझ आ गया है कि एक मजबूत स्त्री कैसी होती है, परंतु आचार्य,
ये गुण किसी स्त्री के भीतर स्थायी रूप से कैसे स्थापित होते हैं? क्या परिस्थितियां ही इन्हें बनाती हैं या इन्हें सीखना पड़ता है? चाणक्य ने कहा कि कोई भी गुण केवल परिस्थितियों से नहीं बनता। परिस्थितियां तो केवल अवसर देती हैं, परंतु गुणों का निर्माण व्यक्ति के भीतर की प्रतिबद्धता से होता है। और यही कारण है कि दो स्त्रियां एक जैसी कठिन परिस्थिति में जीती हैं, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। एक टूट जाती है, दूसरी मजबूत बनकर उभरती है। यही अंतर यह सिद्ध करता है कि मजबूती सीखी जाती है, चुनी जाती है और निरंतर बनाई जाती है। चाणक्य ने कहा कि अब वे प्रत्येक नियम को इस प्रकार समझाएंगे कि उन्हें जीवन में लागू करना सरल हो जाए। उन्होंने पहले नियम पर लौटकर कहा कि स्वतंत्र विचार पैदा करने के लिए स्त्री को 3 चीजों का अभ्यास करना पड़ता है। पहला, जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा, जानकारी का विश्लेषण करना। तीसरा, निर्णय का साहस रखना। उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक बार एक स्त्री के सामने 2 मार्ग थे। एक सुरक्षित था, लेकिन उससे उसका विकास नहीं होता। दूसरा जोखिम भरा था, लेकिन उससे उसका कौशल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ सकते थे। उसने पहला मार्ग चुना क्योंकि सबने वही सलाह दी। वर्षों तक वह सुरक्षित रही, परंतु उसका जीवन स्थिर हो गया। उसके भीतर हमेशा यह प्रश्न उठता रहा कि क्या वह दूसरे मार्ग पर चलती तो बेहतर परिणाम पाती। दूसरी ओर उसी नगर की एक और स्त्री ने जोखिम भरे मार्ग को चुना। प्रारंभ में कठिनाइयां आईं, परंतु उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ा, उसकी पहचान बनी और एक दिन उसे उसी कार्य के लिए सम्मान मिला जिसे लोग असफलता का मार्ग कहते थे। चाणक्य ने कहा कि यह अंतर केवल विचार की स्वतंत्रता का है। जब विचार स्वतंत्र होता है, तब निर्णय भी प्रखर होता है, और जब निर्णय प्रखर होता है, तब परिणाम भी प्रखर बनते हैं। वे दूसरे नियम पर आए और कहा कि अपेक्षा कम रखना और तैयारी अधिक रखना जीवन का एक अद्भुत सूत्र है। उन्होंने कहा कि एक स्त्री जो दूसरों से अपेक्षा रखकर अपने मन को बांध लेती है, वह निराशा के लिए रास्ता खोल देती है। लेकिन जो स्त्री यह समझ ले कि दूसरों की सीमाएं भी स्वाभाविक हैं, वह हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक स्त्री को घर की सारी जिम्मेदारी निभाने का दायित्व दिया गया था। उसने अपने परिवार से अपेक्षा की कि वे भी उसके हर कार्य में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन जब परिवार के सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हुए, तो वह स्त्री क्रोधित और व्याकुल होने लगी। उसने सोचा कि वे उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन एक दूसरी स्त्री ने तभी वही दायित्व संभाला। उसने अपेक्षा नहीं रखी, उसने केवल इतना सोचा कि जो उसके हाथ में है वह वही करेगी, और यदि सहायता मिले तो उसका स्वागत करेगी, न मिले तो भी अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखेगी। परिणाम यह हुआ कि वह हमेशा शांत रही और परिवार के सदस्य भी उसके शांत स्वभाव के कारण अधिक सहयोग देने लगे। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं, और वहीं कुछ लोग दिन रात गधे जैसा मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह फर्क किस्मत का नहीं, सोच और चालाकी का है। चाणक्य कहते थे, मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपकी पूरी सोच को तोड़ कर रख देगा और पैसा कमाने का असली तरीका सिखा देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। धन की देवी श्रम से नहीं, नीति से आती है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को तक्षशिला के शांत गुरुकुल में नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल गूंज रही थी उनकी धीमी पर सधी हुई आवाज। वे राज्य, सत्ता और नीति के रहस्यों को उजागर कर रहे थे कि तभी एक युवा शिष्य ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, आचार्य, यदि मुझे जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो क्या मुझे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा? सवाल सरल था, पर उसकी जड़ें गहरी थी। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तेज नजरें उस शिष्य की आंखों में डाल दी और बोले, यदि लक्ष्मी केवल श्रम से मिलती तो हल चलाने वाला किसान सबसे धनी होता। यदि मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथियों को नचाने वाला महावत सम्राट होता। शिष्य चौंक गया। पुत्र, चाणक्य ने कहा, श्रम आवश्यक है, लेकिन केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं।
लक्ष्मी उसी के पास आती है जो नीति जानता है, अवसर पहचानता है और सबसे बढ़कर सोचता है। चाणक्य कुछ कदम आगे बढ़े, शांत स्वर में बोले, पुत्रों, तुम क्या सोचते हो? मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्यों किसी और शक्तिशाली योद्धा को नहीं चुना? क्योंकि वह सिर्फ परिश्रमी नहीं था, वो सोच सकता था, समझ सकता था और सबसे जरूरी, वो जानता था कब क्या करना है। शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। पर आचार्य, उसने कहा, तो क्या श्रम व्यर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए, श्रम बिना नीति के वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के यात्रा पर निकले। वह चलेगा बहुत, पर पहुंचेगा कहीं नहीं, और यदि पहुंचेगा भी तो जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। देख इस दीपक को, इसमें घी है, बाती है और अग्नि भी। फिर भी अगर तू उसे हवा के विपरीत रखेगा तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि केवल सामग्री नहीं, दिशा भी मायने रखती है। फिर उन्होंने सामने बैठे सभी शिष्यों की ओर देखा। यदि तुम सब केवल श्रम में लगे रहोगे तो तुम अच्छे सेवक तो बन जाओगे, पर तुम कभी नीति निर्माता नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी सेवा के पीछे नहीं चलती, वो उस बुद्धि के पीछे चलती है जो सेवाओं का संचालन करती है। राज्य वही चलाता है जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है, अवसर पहचानता है, और जो केवल दूसरों के कहने पर काम करता है। वह पूरी जिंदगी केवल दूसरों की योजनाओं को पूरा करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता बनकर रह जाता है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई थी। चाणक्य अब गंभीर हो चुके थे। ध्यान से सुन पुत्र, लक्ष्मी एक देवी है, और देवी को बुलाने के लिए मंदिर जितना सुंदर होना चाहिए उतना ही मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए। तेरा शरीर श्रम का मंदिर है, पर नीति ही वह मंत्र है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। कुछ पल के लिए मौन छा गया। फिर चाणक्य अंतिम पंक्ति बोले, धन उसे नहीं मिलता जो पसीना बहाता है, बल्कि उसे मिलता है जो जानता है कि पसीना कहां, कब और किसके लिए बहाना है। चाणक्य की वह अंतिम पंक्ति जैसे शिष्यों के हृदय में उतर गई और वहां देर तक गूंजती रही। उस दिन आचार्य चाणक्य की बातें शिष्यों के मन में गहराई से उतर चुकी थी। बातें समाप्त हो गई थी, पर उनके प्रभाव का अंत नहीं हुआ था। नीति का वह पाठ केवल एक संवाद नहीं, एक दृष्टिकोण था जो जीवन बदलने की दिशा दिखा चुका था। यही था उस दिन का अंत, और चुपचाप सब अपने अपने ध्यान में लौट गए। कुछ दिन बाद की बात है। मगध की राजधानी में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। सभा में व्यापारी, सैनिक, किसान, विद्वान, सभी वर्गों के लोग मौजूद थे। आचार्य चाणक्य स्वयं वहां नीति का उपदेश देने वाले थे। उनके साथ था सम्राट चंद्रगुप्त, अब एक राजा, परंतु आचार्य के लिए आज भी वही जिज्ञासु छात्र। सभा का वातावरण गंभीर था। चंद्रगुप्त ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आचार्य, जब आपने मुझे नीति का पहला पाठ सिखाया था, तब आपने कहा था, धन उसकी ओर नहीं जाता जो उसे चाहता है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो उसे समझता है। आज इस सभा में हर व्यक्ति यही समझना चाहता है कि लक्ष्मी की चाल को कैसे पहचाना जाए। अब मंच पर आचार्य चाणक्य खड़े हुए और वहां एक ऐसी शांति छा गई जिसमें केवल विचार गूंज सकते थे। चाणक्य ने सभा की ओर देखा और बोले, धन को केवल कमाना पर्याप्त नहीं है, उसका चरित्र समझो। लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह पानी की तरह है, जहां उसे गहराई और शुद्धता मिले वहां रुक जाती है। जहां लालच और भ्रम हो वहां वह ठहरती नहीं। उन्होंने सभा में बैठे किसानों की ओर इशारा किया। एक किसान दिन भर खेत में काम करता है, पर अगर वह यह न जान पाए कि कौन सी फसल कब बोनी है तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मेहनत से अनाज नहीं उगता, समय की समझ और नीति से फसलें आती हैं। फिर उन्होंने व्यापारियों की ओर देखा। एक व्यापारी बाजार में हर दिन बैठता है, पर यदि वह यह न जाने कि कब किस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वह घाटे में रहेगा। व्यापार में लाभ केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। सभा अब ध्यानपूर्वक सुन रही थी। चाणक्य ने आगे कहा, धन उसी का मित्र बनता है जो इसे सम्मान देता है। धन का सम्मान मतलब उसे सिर्फ खर्च करने की वस्तु ना समझो, उसे अवसर बनाओ, दूसरों के लिए काम पैदा करो, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, धन की चाल यह है, वह तेज भागती नहीं है, पर जो उसके पीछे भागता है वह जरूर थक जाता है। विवेकी व्यक्ति वही है जो खुद को ऐसा बनाता है कि धन खुद उसके पास खींच कर आए। सभा में कई लोग अब धीरे धीरे अपनी गर्दन हिला रहे थे, जैसे वे अपने जीवन की गलतियों को पहली बार समझ रहे हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई निर्धन व्यक्ति आपके बताए नियम अपनाए तो क्या वह सच में धनवान बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र,
जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तू निर्धन था, लेकिन विचारों से समृद्ध था। तेरे पास धन नहीं पर नीति थी। लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां दिखावा है, वो वहां जाती है जहां संयम, धैर्य और समझ है। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा और बोले, यदि धन को सिर्फ संग्रह किया जाए तो वह रुकता नहीं, पर यदि धन को विचार से चलाया जाए वह औरों को भी समृद्ध करता है और तुम्हें भी। अंत में उन्होंने एक वाक्य बोला जो सभा के हर व्यक्ति के हृदय में उतर गया। धन वही पाता है जो केवल परिश्रमी नहीं बल्कि नीति में पारंगत होता है, क्योंकि लक्ष्मी मेहनत से नहीं बुद्धि से प्रसन्न होती है। चाणक्य की ये अंतिम पंक्तियां सभा में जैसे मंत्र बनकर गूंजने लगी। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा और उसी के साथ वो सभा भी समाप्त हो गई। लोगों ने आचार्य को बार बार प्रणाम किया, धन और लक्ष्मी के प्रति उनकी दृष्टि बदलने के लिए। किसी ने कहा, आपने हमारी आंखें खोल दी, तो किसी ने बस चुपचाप हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। क्योंकि शब्द कम पड़ गए थे, लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए, पर उनके मन में जो विचार जलने लगे थे वे रात की आग की तरह भीतर ही भीतर भड़क रहे थे। उसी रात एक व्यापारी जिसका नाम वर्धन था चुपचाप चाणक्य के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, पर सवाल और भी भारी थे। आचार्य, वर्षों से व्यापार कर रहा हूं, श्रम में कमी नहीं छोड़ी, पर लक्ष्मी जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। कहां भूल हो रही है? चाणक्य ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, ना ही कोई सांत्वना दी, बल्कि बोले, वर्धन, तू लक्ष्मी को श्रम से पकड़ने चला है, जबकि वह बुद्धि से आकर्षित होती है। तेरा पसीना तेरे परिश्रम का प्रमाण है, पर नीति की अनुपस्थिति तुझे निर्धन बनाए रखेगी। वर्धन सिर झुकाकर बैठ गया। चाणक्य धीरे से बोले, ध्यान से सुन, लक्ष्मी कभी उस घर नहीं जाती जहां ये तीन दोष हो: अनियंत्रित खर्च, अस्थिर निर्णय और आत्मशंका। पहला, अनियंत्रित खर्च। जो व्यक्ति धन को मिला और तुरंत विलासिता में बहा दिया, वह लक्ष्मी का अपमान करता है। वह सोचता है कमा लिया, पर लक्ष्मी सोचती है यह मुझे टिका कर नहीं रख सकता। दूसरा, अस्थिर निर्णय। धन उसी के पास आता है जो समय पर निर्णय ले सके। जो हर बार सोचते हैं देखेंगे में समय गवाता है, वह अवसर खोता है। और लक्ष्मी अवसर के साथ चलती है, आलस्य के साथ नहीं। तीसरा, आत्मशंका। जो व्यक्ति खुद को ही छोटा समझे, मैं कहां धनवान बन सकता हूं, मेरे नसीब में कहां इतना लिखा है, वह व्यक्ति लक्ष्मी के द्वार से पहले ही वापस मुड़ जाता है। धन सबसे पहले साहस से डरता है। वर्धन की आंखों में अब एक चमक थी। चाणक्य आगे बोले, अब सुन, क्या करना है? हर दिन के अंत में अपने धन के निर्णय का लेखा जोखा कर। तेरा धन कहां जा रहा है और क्यों, यह जानना ही पहला नियंत्रण है। लाभ और लोभ में अंतर समझ। कभी कभी एक सौदा बड़ा लगता है, पर उसका परिणाम धन नहीं, बर्बादी होता है। जो हर बार लाभ ही देखे, वह नीति को खो देता है। लक्ष्मी उसे नहीं पहचानती। अपने समय को दान न कर। हर क्षण एक मुद्रा है। जिसने समय का मूल्य पहचाना, उसने लक्ष्मी की जड़ पकड़ ली। अब चुप्पी थी, पर वो मौन शांति का नहीं, अंदर से बदलने का था। चाणक्य ने अंत में कहा, धन की देवी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे चाहिए ऐसा मन जो स्थिर हो और ऐसा मस्तिष्क जो नीति से भरा हो। वही उसे रोक सकता है। वर्धन ने सिर झुका लिया। उस दिन उसने धन की तलाश छोड़ी और बुद्धि की यात्रा शुरू की। दोस्तों, आपने अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप सच में अमीर बनने के लायक है। आपके अंदर जरूर एक जुनून है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, और वो धैर्य भी है जो हर किसी में नहीं होता। अब मैं बताने जा रहा हूं चाणक्य की सबसे शक्तिशाली धन नीति, जो आपकी सोच को ऐसे बदलेगी कि धन और लक्ष्मी खुद चलकर आएंगे। मेहनत कम, समझदारी ज्यादा। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होता है। जो केवल श्रम करता है वह रथ का पहिया खींचता है, पर जो सोचता है वह रथ पर सवार होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मेहनत से नहीं, नीति से आता है। जो धन को केवल परिश्रम से बुलाना चाहता है वह जीवन भर खटता है, पर लक्ष्मी नहीं आती। पहली नीति, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास जाती है जो अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो जानता है कब, किसके लिए, कितना परिश्रम करना है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती, नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वो फल देती है। दूसरी नीति, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चाणक्य कहते हैं, धन दौलत से पहले आता है संयम और चरित्र। जो व्यक्ति धन के आने से पहले ही फिसल जाए वो धन को स्थायी नहीं रख सकता। लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां आत्मनियंत्रण होता है। तीसरी नीति,
धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना एक कला है, पर उसे बचाना और बढ़ाना यह नीति है। जो जहां तहां खर्च करता है वो धन को अपमानित करता है। लक्ष्मी तब भागती है जब उसका सम्मान नहीं होता। चौथी नीति, समय धन से भी मूल्यवान है। चाणक्य कहते हैं, जिसने समय को व्यर्थ गंवाया उसने लाखों स्वर्ण मुद्राएं गंवाई। समय का सदुपयोग करने वाला अवश्य लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां आलस्य हो। पांचवी नीति, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। चाणक्य कहते हैं, धन को केवल वस्तुओं में मत लगाओ, बुद्धि में लगाओ। जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है वो स्वयं को ऐसा बना देता है कि धन उसकी ओर खींच कर आता है। छठी नीति, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। चाणक्य कहते हैं, अवसर खुद नहीं आते, उन्हें देखना, पहचानना और पकड़ना पड़ता है। जो केवल काम में डूबा रहे और सोच न सके वो अवसर खोता है, और लक्ष्मी भी। सातवीं नीति, धन को रोकने की कला सीखो। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना सरल है, पर उसे रोकना, संभालना और बढ़ाना यही असली चातुर्य है। जो अपने घर की दीवारें मजबूत करता है वही लक्ष्मी को भीतर रख सकता है। अंत में चाणक्य कहते हैं, धन का संबंध परिश्रम से नहीं, सोच से होता है, क्योंकि श्रमिक बदलते हैं पर नीति से चलने वाले राज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में धन, संपत्ति, ज्ञान और असली सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, अंधेरे में वही रोशनी पाता है जो खोजने की हिम्मत करता है, और धन उसी के पास आता है जो बुद्धि से उसका स्वागत करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।